नमस्कार, वीएल एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं जो राजपूत काल से संबंधित है। आज हम राजपूत काल को लेकर आए हैं जिसकी कई सारे वीडियोस आएंगे। लगभग 4-5 वीडियोस में हम राजपूत काल को कवर करेंगे। तो इसमें हम जो है गुर्जर प्रतिहार और चंदेल वंश को जो है कवर करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं राजपूत काल पढ़ना। सबसे पहले राजपूत काल के बारे में जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इस काल को जो है राजपूत काल क्यों कहते हैं? तो इस काल को राजपूत काल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस समय अधिकांश राजाओं के पुत्र को मुसलमानों ने राजपूत शब्द से संबोधित किया। राजपूत शब्द का प्रयोग 9वीं शताब्दी में राजपूत नामक संस्कृत के शब्द अपभ्रंश के रूप में किया गया। नेक्स्ट, इस काल को विकेंद्रीकरण का काल भी कहते हैं। याद रखेंगे, राजपूत काल को विकेंद्रीकरण का काल भी कहते हैं क्योंकि इस समय कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। इसी कारण ईश्वरी प्रसाद ने इस काल को राज्य के अंदर राज्यों का काल कहा। किसने कहा था? नाम याद रखेंगे, ईश्वरी प्रसाद ने जो है इस काल को राज्य के अंदर राज्यों का काल कहा। इसे सामंतवाद का भी काल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समय सामंतवाद चरम पर था और उस पर कोई नियंत्रण नहीं था। नेक्स्ट है कि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में मत क्या क्या दिए जाते हैं, यानी राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई। देखते हैं अलग अलग मतों को। सबसे पहले चंद्रप्रदायी ने जो है राजपूतों की उत्पत्ति माउंट आबू पर गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से उत्पन्न बताई है। यानी चंद्रप्रदायी ने कहा कि राजपूतों की उत्पत्ति जो है गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से हुई थी, जो कि माउंट आबू पर था। इसमें 4 राजपूत जातियों का जिक्र किया गया है चंद्रप्रदायी ने। चौहान जो कि अजमेर में, चालुक्य जो कि गुजरात के, प्रतिहार जो कि कन्नौज के और परमार जो कि मालवा के। नेक्स्ट, गौरीशंकर हीरानंद ओझा के अनुसार, यानी गौरीशंकर हीरानंद ओझा का क्या मत है? राजपूत प्राचीन क्षत्रियों की संतान है। इस मत का समर्थन सी.वी. वैद्य ने भी किया है। ये मत सबसे ज्यादा स्वीकृत है। सबसे ज्यादा स्वीकृत गौरीशंकर हीरानंद ओझा का कि राजपूत जो थे प्राचीन क्षत्रियों की संतान है। कर्नल टॉड ने क्या कहा है? इन्होंने राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जातियों से बताई है। इसमें शक, कुषाण, हूण प्रमुख हैं। शक जो कि सीथियन थे, कुषाण जो कि चीन से आए थे, हूण जो कि मध्य एशिया से आक्रमण किए थे। इसका समर्थन ईश्वरी प्रसाद ने भी किया है। नेक्स्ट, स्मिथ ने क्या कहा है? स्मिथ ने कहा है कि राजपूतों की उत्पत्ति आदिम जनजाति गौड़, खरवाल, भर से हुई है। कनिंगम ने क्या कहा है कि राजपूत जो हैं कुषाण कबीले, यूची कबीले से उत्पन्न हुए। तो हमने अलग अलग मत देखे, चंद्रप्रदायी, गौरीशंकर हीरानंद ओझा, कर्नल टॉड, स्मिथ और कनिंगम। और भी मत हैं जिनमें दशरथ वर्मा और विशुद्धानंद, इसके अलावा डीपी चट्टोपाध्याय ने भी मत दिया है। दशरथ वर्मा और विशुद्धानंद ने कहा कि ये विभिन्न जातियों के मिश्रण से उत्पन्न हुए हैं। वहीं डीपी चट्टोपाध्याय ने बताया कि ये सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया का परिणाम है। पृथ्वीराज रासों में 36 राजपूत जातियों का उल्लेख है। याद रखेंगे, पृथ्वीराज रासों में 36 राजपूत जातियों का उल्लेख है। सबसे पहले शुरू करते हैं गुर्जर प्रतिहार को पढ़ना प्रारंभ। तो देखते हैं, मंडोर के दक्षिण में स्थित भूभाग को गुजरात प्रदेश कहा गया। तो इनका जो प्रदेश था वो गुजरात था। प्रतिहारों ने शुरू में मंडोर को ही अपना केंद्र बनाया, इसलिए इन्हें गुर्जर प्रतिहार कहते हैं। ऐहोल प्रशस्ति में गुर्जर शब्द का प्रयोग मिलता है। इसके जो पहले शासक थे वो हरिश्चंद्र थे, जो कि गुर्जर प्रतिहारों के जो है संस्थापक थे। तो हरिश्चंद्र को पढ़ेंगे। हरिश्चंद्र प्रतिहारों के संस्थापक थे, जिसने 7वीं सदी में इस वंश की स्थापना मंडोर में की। इसके जो अगले शासक थे वे थे नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम 730 से 756 तक जो है इन्होंने शासन किया। इन्होंने अवंती में इस वंश की स्थापना की। वहीं हरिश्चंद्र ने जो है इस वंश की स्थापना मंडोर में की। तो ध्यान रखेंगे, जो मंडोर में स्थापना हुई थी वो हरिश्चंद्र ने किया था और नागभट्ट ने जो है अवंती में इस वंश की स्थापना की। ये इस वंश के महत्वपूर्ण शासक थे। इसकी उपलब्धियों की जानकारी मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति से मिलती है। इस प्रशस्ति में प्रतिहारों को लक्ष्मण का वंशज बताया है और नागभट्ट को मलेच्छों का नाशक बताया है। नागभट्ट प्रथम को
राष्ट्रकूट वंश शासक दंती दुर्ग ने अपने हिरण्यगर्भ महादान यज्ञ में अवंती का द्वारपाल बनाया, जो नागभट्ट प्रथम की अधीनस्थ स्थिति का परिचायक है। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट, वत्सराज। वत्सराज ने जो है 783 से 795 ईस्वी तक शासन किया। प्रतिहारों का वास्तविक संस्थापक था। इसने त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की। कन्नौज को लेकर लगभग 150 वर्षों तक 3 शक्तियों में संघर्ष हुआ: बंगाल के पाल, अवंती के प्रतिहार और मान्यखेट के राष्ट्रकूट। इसमें वत्सराज ने पाल वंश के शासक धर्मपाल को पराजित किया, लेकिन राष्ट्रकूट के शासक ध्रुव प्रथम से हार गया। बाद में इसका समापन विजय के साथ गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज ने किया। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में आक्रमण करने वाला प्रथम शासक राष्ट्रकूट वंश का जो है शासक ध्रुव प्रथम था। वत्सराज से विजय की स्मृति में ध्रुव प्रथम ने अपने झंडे पर गंगा और यमुना का चित्र अंकित करवाया। ध्रुव, जो कि राष्ट्रकूट वंश का शासक था, यह दक्षिण भारत से उत्तर भारत में आक्रमण करने वाला प्रथम शासक था, और इसने जो है वत्सराज से विजय की स्मृति में जो है अपने झंडे पर गंगा और यमुना का चित्र अंकित करवाया। नेक्स्ट, नागभट्ट द्वितीय। अगले शासक नागभट्ट द्वितीय हैं, जिन्होंने 795 से 833 ईस्वी तक शासन किया। इसने कन्नौज को प्रतिहारों की राजधानी बनाया। नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज को प्रतिहारों की राजधानी बनाया। यह राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय से हार गया। इसने मुसलमानों को पराजित किया, जिसका उल्लेख ग्वालियर प्रशस्ति में मिलता है, जहां मुसलमानों को तुरुस्क कहा गया। अगले शासक हैं रामभद्र। रामभद्र ने जो है 833 से 836 ईस्वी तक शासन किया। रामभद्र एक निर्बल शासक की भांति 3 वर्ष तक शासन करता रहा। अगले जो देख लेते हैं वो है मिहिर भोज। ये इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे, जिन्होंने 836 से 885 ईस्वी तक शासन किया। इसके समय सुलेमान नामक अरबी यात्री भारत आया, जिसने मिहिर भोज की सेना को काफी शक्तिशाली बताया और मिहिर भोज के राज्य में अनेक खानों व धन संपदा का उल्लेख किया, लेकिन साथ ही मिहिर भोज को इस्लाम का शत्रु बताया। प्रतिहारों की सेना तत्कालीन समय की श्रेष्ठ अश्व सेना थी। मिहिर भोज वैष्णव धर्मावलंबी था तथा इसने आदिवराह, ग्वालियर प्रशस्ति में इसका उल्लेख मिलता है, इसने आदिवराह और प्रभास की उपाधियां धारण की। मिहिर भोज ने जो है द्रम नाम का सिक्का भी जारी किया, जो चांदी का सिक्का था। इसने कन्नौज को पूर्णतः अपने अधीन कर लिया और त्रिपक्षीय संघर्ष का अंत किया। अगले शासक हैं महेंद्र प्रथम, जिन्होंने 885 से 920 ईस्वी तक शासन किया। इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु राजशेखर थे। राजशेखर इनके गुरु थे। राजशेखर ने महेंद्रपाल प्रथम को रघुकुल तिलक और रघुकुल चूड़ामणि जैसी उपाधियां प्रदान की। राजशेखर की रचनाएं कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल भारत, बाल रामायण, अवंती सुंदरी कथा, हरविलास, भुवन कोश, ये जो है राजशेखर की रचनाएं थी। प्रथम रचना यानी कर्पूर मंजरी जो है प्राकृत भाषा में है, और बाकी जो 4 हैं काव्य मीमांसा, बाल भारत, बाल रामायण, अवंती सुंदरी कथा, हरविलास, भुवन कोश, ये जो है संस्कृत में है। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी अपनी पत्नी अवंती सुंदरी के आग्रह पर लिखी। काव्य मीमांसा, हरविलास और भुवन कोश ये काव्यात्मक रचनाएं हैं। अन्य सभी रचनाएं जो है नाटक हैं। अगले जो शासक थे वो हैं महीपाल प्रथम। महीपाल प्रथम ने जो है 910 से 943 ईस्वी तक जो है शासन किया। महीपाल के राजगुरु भी राजशेखर थे, जिन्होंने राजशेखर को रघुकुल मुक्तामणि व आर्यावर्त का महाराजाधिराज कहा। 915 ईस्वी में महीपाल प्रथम के दरबार में बगदाद से अलमसूदी आया। इसको अरबों का हेरोडोटस कहते हैं। इसने अपनी पुस्तक मुर्जुल जहाब अरबी भाषा में लिखी। महीपाल के समय प्रतिहार शक्ति कमजोर होने लगी। 963 ईस्वी में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने प्रतिहारों को भारी नुकसान पहुंचाया। इस कारण 10वीं सदी आते आते प्रतिहारों के अधीन सामंतीय शक्तियों के रूप में निम्न शक्तियां स्वतंत्र हुई। कौन कौन सी थी? शाकंभरी के चौहान, गुजरात के चालुक्य, मालवा के परमार, बुंदेलखंड के चंदेल। महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के समय 1080 ईस्वी में राज्यपाल कन्नौज का शासक था।
जो महमूद गजनवी से पराजित हुआ तथा इसका पुत्र त्रिलोचन पाल भी महमूद गजनवी से हार गया। 1036 ईस्वी में यशपाल इस वंश का अंतिम शासक था। वत्सराज एवं इसके बाद के शासकों ने औसिया में महामारू शैली के हिंदू व जैन मंदिरों का निर्माण करवाया। तो यहाँ से जो है गुर्जर प्रतिहार वंश समाप्त होता है। अब जो अगला वंश हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चंदेल वंश। चंदेल वंश जो है बुंदेलखंड रीजन में जो है इसने शासन किया। तो चलिए शुरू करते हैं चंदेल वंश को। चंदेल वंश की स्थापना पढ़ते हैं। चंदेल वंश की स्थापना चंदेल वंश 10वीं सदी में गुर्जर प्रतिहार से स्वतंत्र हुआ। इसका केंद्र बुंदेलखंड था जो कि मध्य प्रदेश में था। नन्नुक इस वंश का संस्थापक था। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक था। जय शक्ति जेजा के नाम पर इस क्षेत्र को जेजा भुक्ति कहा गया। इस क्षेत्र को जेजा भुक्ति कहा गया। तो इसके जो शासक हैं पढ़ना शुरू करते हैं। पहला यशोवर्मन को पढ़ना शुरू करेंगे। 925 से 950 तक इन्होंने शासन किया। ये प्रथम महत्वपूर्ण शासक थे। इन्होंने खजुराहो में विष्णु का चतुर्भुज मंदिर बनवाया। खजुराहो चंदेलों की राजधानी थी। अगले जो शासक हैं वो हैं धंगदेव चंदेल। इन्होंने 950 ईस्वी से 1002 ईस्वी तक शासन किया। इसने चंदेलों के प्रतिहारों से पूर्ण स्वतंत्रता घोषित की, इसलिए इसे चंदेल वंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। धंगदेव ने अपने अभिलेखों में देवनागरी लिपि का प्रयोग करवाया। इसने खजुराहो में जिननाथ, वैद्यनाथ, कंदरीय महादेव के मंदिर बनवाए। वही यशोवर्मन ने जो है खजुराहो में विष्णु का चतुर्भुज मंदिर बनवाया। अगले शासक हैं विद्याधर विदानंद, जिन्हें विद्यानंद कहते हैं, विदा भी कहते हैं और नंद भी कहते हैं। 1017 से 1029 तक इन्होंने शासन किया। ये धंग के पौत्र थे और इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे। इसने प्रतिहार शासक राज्यपाल को महमूद गजनवी से मुकाबला नहीं करने के कारण छुरा घोंपकर मार डाला। विद्याधर ने भोज परमार को पराजित किया। कलचुरी शासक गंगेय देव को पराजित किया। परमादिदेव चंदेल नेक्स्ट जो है शासक वो है परमादिदेव चंदेल, और इन्होंने 1163 ईस्वी से 1202 ईस्वी तक शासन किया। ये इस वंश का जो है अंतिम शासक था। 1182 ईस्वी में परमादिदेव चंदेल को पृथ्वीराज रासो ने पराजित किया और इस युद्ध में परमादिदेव के सेना नायक आल्हा उदल मारे गए। आल्हा उदल जो थे वो परमादिदेव के सेना नायक थे जो कि इस युद्ध में मारे गए। 1202 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने परमादिदेव को पराजित करके चंदेल शक्ति को नष्ट कर दिया। इस तरह से चंदेल शक्ति का पतन हो गया। चंदेल राजपूत जो है समाप्त हो गए। तो अगले वीडियो में हम अगले वंश को लेकर आएंगे, अगले राजपूत वंश को लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।